हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 37। शालिनी ने अगले दिन बालकनी के पर्दे हटाए और बालकनी में आ गई। गार्डन से आती ताज़े फूलों की खुशबू और भोर की ठंडी हवाओं को आंखें बंद किए वो महसूस करने लगी। आज वो रोज के मुताबिक जल्दी उठ गई थी। उसने गहरी सांस लेकर अपने दोनों हाथ मोड़े और दूर फैले पहाड़ों के पीछे उगते सूरज को देखने लगी। तभी एकदम से उसे कुछ ध्यान आया। उसे लगा उसने सामने वाले घर के कमरे में किसी को देखा है। उसने तुरंत अपने घर के बिल्कुल सामने वाले घर को देखा, जिसके कमरे की बालकनी शालिनी के कमरे की बालकनी के बिल्कुल सामने थी। शालिनी के घर के और कॉलोनी के बाकी घरों के मुताबिक वो घर थोड़ा बड़ा था और काफी सालों से बंद था। आज वहां के कमरे की बालकनी खुली होने की वजह से कमरे के अंदर का सब शालिनी को दिख रहा था। उसे पहले तो काफी हैरानी हुई, लेकिन फिर लगा कि हो सकता है उसे ना पता हो और कोई उस घर में शिफ्ट हो चुका है। ये सोचकर ही शालिनी ने सिर हिला दिया। तभी उसकी नजर उस कमरे में गई और उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वहां पीयूष कमरे में शर्टलेस होकर पुशअप्स कर रहा था। पहले तो शालिनी ने सोचा कि ये उसकी आंखों का भ्रम है या अभी भी वो नींद में है, लेकिन फिर अपनी आंखों को रगड़ने के बाद उसने फिर से ध्यान से देखा तो सच में सामने पीयूष ही था। उसे देखकर शालिनी गुस्से में कमरे के अंदर चली गई। बेड पर अपने बालों में हाथ डाले सिर झुकाकर बैठ गई। क्यों ये इंसान उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। आखिर उसने सिर ऊपर उठाया, सोती हुई पीयू को देखा तो उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई। यही तो उसकी पूरी दुनिया थी। उसके बालों को चूमकर शालिनी ने समय देखा। आज पीयू के स्कूल का पहला दिन था। अमूमन उसकी उम्र के बच्चे स्कूल जाने में आनाकानी करते थे, मगर पीयू वो तो इंतजार करती थी स्कूल जाने का। आखिर अपने स्पेशल फ्रेंड से वो वहीं जो मिल पाती। वही सामने वाले घर के कमरे में पीयूष पुशअप्स कर रहा था। उसके गठीले बदन पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थी। उभरी कसी मांसपेशियां किसी को भी आकर्षित करने के लिए काफी थी। उसके हल्के घुंघराले बाल गर्दन और माथे से चिपक गए थे। आंखें हमेशा की तरह लाल थी, मगर एक सुकून उन आंखों में नजर आ रहा था। सुकून शालिनी की मौजूदगी का। और होठों के किनारे से फैली थी एक मुस्कुराहट। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि शालिनी ने उसे देख लिया है। सिर सीधा रखना पीयू। उसके सिर को पीछे से सीधा करते हुए शालिनी ने कहा तो पीयू ने सिर एकदम से सीधा कर लिया। आखिरकार उसके बालों में छोटी छोटी क्लिप लगाते हुए उसने आईने में उसे देखा और मुस्कुरा दी। स्कूल यूनिफॉर्म में छोटी सी पीयू बहुत प्यारी लग रही थी। उसके छोटे छोटे बालों की शालिनी ने दो पोनी बना दी थी और दोनों तरफ क्लिप लगा दिए थे, जिससे वो और भी ज्यादा प्यारी लगने लगी थी। मम्मा, पीयू प्यारी लग रही है ना? उसने जब गोल घूमते हुए शालिनी से पूछा तो शालिनी हंस पड़ी और उसके माथे को चूमते हुए बोली, हाँ, मेरी पीयू बहुत प्यारी लग रही है। उसके बस इतना बोलने से पीयू के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, नानू, आपने पीयू का बैग पैक किया या नहीं? पीयू वहां से हॉल में भागकर जाते हुए बोली तो बाहर उसके बैग में बुक्स रखते मोहन जी ने उसका बैग बंद किया और बोले, हाँ बाबा, नानू ने कर दिया आपका बैग पैक। कहते हुए मोहन जी ने उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। थोड़ी देर बाद पीयू का टिफिन पैक करके उसके बैग में रखते हुए शालिनी ने घड़ी में समय देखा और फिर पीयू को देखा, जो कभी बालकनी में जाकर देखती तो कभी दरवाजे की तरफ देखती। उसने आदि को कॉल करने का सोचा ही था कि घर का डोरबेल बज पड़ा। दरवाजा खोलने पर उसने सामने देखा तो आदि दांत दिखाते हुए खड़ा था। कितनी देर आदि? तुम्हें पता है ना, अगर उसे लेट हो जाए स्कूल जाने में तो पूरा घर सर पे उठा लेती है। शालिनी ने पीयू को देखकर कहा तो आदि उसे साइड हटाते हुए अंदर जाते हुए बोला, कम ऑन शालू, इतना टेंशन क्यों लेती है? चिल मार। अभी मैं और मेरी प्रिंसेस यूं पहुंच जाएंगे स्कूल। उसने पीयू की तरफ देखकर आई विंक कर दिया तो पीयू गुस्से में पैर पटकते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसे ऐसे जाते देख आदि तुरंत उसे रोकने के लिए बढ़ा। प्रिंसेस, कहाँ जा रही हो? पीयू ने रुककर उसे घूर कर देखा और फिर शालिनी की तरफ पलटते हुए बोली, मम्मा, पीयू स्कूल जा रही है। इतना बोलकर वो आगे बढ़ गई। आदि ने बेचारगी से शालिनी को देखा तो शालिनी ने अपने कंधे झटक दिए और बोली, जाओ, उसे अब छोड़ दो स्कूल, वरना आज दिन भर नाराज रहेगी वो। आदि सिर हिलाते हुए जल्दी से निकल गया। पीयूष, जो कि अभी अभी ही बाहर निकला था, उसकी नजर जब गुस्से से मुंह फुलाकर आती पीयू पर पड़ी तो वो मुस्कुरा दिया और वो उसकी तरफ ही बढ़ गया। पीयू, जो आदि का इंतजार कर रही थी, जब उसके आगे चॉकलेट का एक पैकेट आया तो उसने पीयूष को देखा, जो उसके आगे चॉकलेट किए उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। पीयू ने उसके हाथ से चॉकलेट लिया और बोली, थैंक यू एमपीपी, लेकिन ये मत सोचना कि पीयू ने आपको माफ कर दिया है। पीयू आपसे अभी भी गुस्सा है। पीयूष ने घुटनों पर बैठते हुए उसके शू लेस अच्छे से बांधते हुए कहा, और आपका गुस्सा कैसे दूर होगा? उसकी बात सुनकर पीयू ने नाराजगी से अपना चेहरा फिरा लिया और बोली, कभी भी नहीं। आपकी वजह से मम्मा रोई थी
और जो पीयू की मम्मा को रुलाता है, पीयू उससे कभी बात नहीं करेगी। उसकी नाराजगी देखकर पीयूष को अपने दिल में एक गहरी टीस उठती हुई सी महसूस हुई। पीयू की नाराजगी भले ही जायज थी, मगर पीयूष के लिए खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था। ना जाने उसका ये इंतजार और कितना लंबा होने वाला था। वो यही सब सोच रहा था कि आदि वहां आया। इस समय पीयूष को ऐसे घुटनों पर देख उसको थोड़ा अजीब लगा। कल तक तो ये पूरे एटीट्यूड में यहाँ से गया था, तो आज वापस यहाँ क्यों है? वो ये सोच रहा था, तभी उसे याद आया कि पीयू उससे नाराज है। उसने पीयूष के कंधे पर हाथ रखा तो पीयूष की तंद्रा टूटी। उसने आदि की तरफ देखा और फिर पीयू की तरफ पलट कर देखा। आई नो आप मुझसे गुस्सा हो, और होना भी चाहिए। आखिर मैं इतना बुरा जो हूँ, लेकिन मुझे एक मौका चाहिए बच्चा, बस एक आखिरी मौका, आपसे भी और आपकी मम्मा से भी। उसकी बात सुनकर पीयू कुछ सोचने लगी तो पीयूष ने आदि की तरफ देखा जो अपनी घड़ी में समय देख रहा था। पीयूष ने पीयू की तरफ पलटकर हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, चलो आपको अभी देर हो रही होगी स्कूल के लिए, आप जाओ। जाती हुई पीयू ने पलट कर देखा तो पीयूष अब भी वहीं खड़ा था। उसे पीयूष से नाराज भी रहना था, लेकिन साथ ही साथ उसे बाकी बच्चों की तरह अपने पापा के साथ भी रहना था। शिमला, दोपहर में लगभग 3 बजे। वीआरएस स्कूल। क्लास में बैठी पीयू का ध्यान कहीं और ही था। तभी रिसेस की बेल बजी और सारे बच्चों का शोर क्लास में गूंज गया। सबसे आखिर की रो में एक बेंच पर अकेली बैठी पीयू ने जैसे ही बेल की आवाज सुनी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अपने बैग से टिफिन निकालकर वो क्लास से निकल गई। वहीं बाहर गार्डन में एक लड़का बैठा था। उसके पास से टिफिन बॉक्स भी रखा हुआ था। वो मानो किसी का इंतजार कर रहा था। तभी एक लड़की ने उसे पीछे से पुकारा, स्वयं प्लीज मेरा मैथ्स होमवर्क करने में हेल्प कर दो ना, रिसेस के बाद मैथ्स टीचर ही पढ़ाएंगी। वो लड़का पलटा। उसके सीधे बाल पलकों तक बिखरे थे। उम्र लगभग 10 साल की थी और आंखों पर लगा चश्मा, जिसके पीछे से उसकी खूबसूरत बोलती गहरी भूरी आंखें और उन होठों पर फैली हल्की सी मुस्कुराहट। पीयू अपना टिफिन लिए वहां आई तो उस लड़की को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। वो जल्दी से उस लड़की के आगे जाकर खड़ी हो गई। उसको सामने देखकर जहां वो लड़की स्वयं को देखने लगी, वहीं स्वयं उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। वहीं पीयू ने अपना टिफिन एक तरफ रखा और फिर उस लड़की की तरफ देखकर धमकी भरे लहजे में बोली, तुम उठो यहाँ से। अगर होमवर्क करना है तो किसी और से हेल्प लो। खबरदार जो यहाँ आई, ये पीयू की जगह है और जिससे तुम हेल्प ले रही हो वो पीयू का बेस्ट फ्रेंड है। वो लड़की पीयू के ऐसे बोलने से चिढ़ गई और गुस्से में उसे कुछ बोलने लगी कि पीयू ने गुस्से से उसके बाल खींचते हुए बोली, अब जाओगी कि नहीं तुम, या पीयू तुम्हें अपने तरीके से भगाए। उस लड़की ने जैसे तैसे अपने बाल छुड़ाए और कुछ बोलना चाहा कि स्वयं ने उसे देखकर बिल्कुल शांति से कहा, हाँ रिया, रोज मैं पीयू के साथ ही टिफिन खाता हूँ और तुम यहाँ से अभी जाओ, मैं बाद में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। रिया बुरी तरह चिढ़कर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद पीयू ने मुंह बना लिया और अपना टिफिन लेकर स्वयं के पास बैठ गई। तुमने उसके बाल क्यों खींचे? स्वयं ने अपना टिफिन खोलते हुए उससे पूछा तो पीयू ने मासूम सा चेहरा बना लिया और बोली, क्योंकि वो तुम्हारे पास बैठी थी और तुम बस पीयू के बेस्ट फ्रेंड हो। लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था पीयू, उसने पीयू को समझाते हुए कहा। तो पीयू ने अपना टिफिन उसके आगे करते हुए कहा, अच्छा बाबा, नेक्स्ट टाइम से पीयू ऐसा किसी को नहीं मारेगी। बस अब लो तुम टिफिन खाओ, तुम्हारे फेवरेट हैं। स्वयं ने उसके टिफिन में देखा जिसमें पोहे थे। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसने अपना टिफिन आगे कर दिया जिसमें फ्रूट्स थे। स्वयं को शालिनी के हाथ के पोहे बहुत ज्यादा पसंद थे। वहीं पीयू को फ्रूट्स उतने पसंद तो नहीं थे, मगर स्वयं ने चूंकि फ्रूट्स लाए थे तो उसे खाना ही था। उसने उसके हाथ से टिफिन लिया और फ्रूट्स खाने लगी। स्वयं उसे देखकर हंस दिया और उसके टिफिन बॉक्स से पोहे खाने लगा। उन्हें साथ में देखकर पीछे खड़े पीयूष की आंखें छोटी हो गई। कौन है ये लड़का जिसके साथ उसकी बेटी बैठी है, और क्यों बैठी है पीयू उसके साथ? पीयू को किसी के साथ टिफिन शेयर करते देखकर उसके अंदर का पिता जाग गया। अपना मोबाइल निकालकर उसने चुपके से उनकी ऐसी तस्वीर ले ली जिसमें स्वयं ने अपना चेहरा पीयू की तरफ किया था और उसका चेहरा उसमें साफ दिखाई पड़ रहा था। उसने अपनी घड़ी में समय देखा, फिर सर झटककर स्वयं को जलती नजरों से घूरकर वो प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो स्कूल के बाहर निकला। अपनी गाड़ी में बैठकर उसने कार स्टार्ट की ही थी कि उसका फोन रिंग करने लगा। उसने फोन उठाकर देखा तो मयंक का कॉल था। इस समय उसका कॉल देखकर उसे थोड़ी हैरानी जरूर हुई, लेकिन फिर कोई जरूरी काम था ये सोचकर उसने कॉल पिक कर लिया। पीयूष, वहां गए 2 दिन हो गए मगर एक कॉल तक नहीं किया तूने, ऐसा भी क्या बिजी है? ये छोड़, ये बता, शालू मिली? कैसी है वो, ठीक तो है ना? तू मिला उससे? तुझसे बात की उसने? मयंक के इतने सवाल सुनकर पीयूष ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, हाँ वो और तेरी भांजी दोनों मिले मुझे,
और बात कहाँ से होगी? वो तो इतनी नाराज है मुझसे कि मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। कहती है नफरत करती है मुझसे, मगर उसकी आंखें उसकी जुबान का साथ नहीं देती। खैर, उसे तो मैं मना लूंगा। तू बता, पार्थ और श्रुति ठीक है ना? उसकी सारी बात को दरिया किनार करते हुए कांपती हुई जबान में बड़ी मुश्किल से मयंक कह पाया, मेरी भांजी? पीयूष ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ तेरी भांजी, मेरी और शालिनी की बेटी, श्रुति की भतीजी, डैड की पोती, पार्थ की बहन, और कुछ बोलूं? मेरी भांजी। सुन पीयूष, तू जिस होटल में ठहरा है मुझे एड्रेस भेज वहां का। मैं अभी शिमला के लिए निकल रहा हूँ। पीयूष ने कुछ बोलना चाहा तो मयंक ने सख्त लहजे में कहा, मैंने जो कहा है बस वही कर, वरना मैं तिथि से शालू का एड्रेस पता कर लूंगा। कहकर मयंक ने कॉल कट कर दिया तो पीयूष ने फोन को देखकर सिर हिला दिया। इधर अगले 2 मिनट के अंदर अंदर ही मयंक के फोन में नोटिफिकेशन वाइब्रेट हुआ तो बेचैनी से चहलकदमी करते मयंक के कदम ठहर गए। उसने जल्दी से मैसेज खोला तो पीयूष ने कोई एड्रेस भेजा था। वो मुस्कुरा दिया। 7 साल बाद वो अपनी शालू से वापस मिलने वाला था और अब उसके साथ साथ उस तरनी सी गुड़िया, उसकी भांजी। ना जाने कैसी होगी वो। क्योंकि प्रोजेक्ट का काम कल से शुरू होने वाला था, इसलिए सोफे पर बैठकर तिथि की उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रही थी। प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ चीजें कंप्लीट करनी थी। उसके सामने चाय के 2 कप रखे हुए थे और एक थर्मस रखा हुआ था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और थर्मस में से चाय कप में डाली और एक बार फिर चाय पीते हुए वो काम में लग गई। इधर दिल्ली में चौधरी भवन, रेहा को कमरे में बैठे बैठे काफी बोरियत महसूस हो रही थी। वो उठी और उसने कमरे की हर चीज को देखना शुरू कर दिया। उसे इस कमरे में थोड़े बदलाव चाहिए थे, मगर कमरा रुद्रांश का है। ना जाने उसे कैसा लगेगा अगर वो इस कमरे पर हक दिखाएगी। ये सोचकर उसने कभी इस चीज का जिक्र भी नहीं किया था रुद्रांश के सामने। वो इन दिनों में ये तो जान गई थी कि रुद्रांश काफी कम बात करता है, शायद उतना ही जितनी जरूरत हो। तो फिर रुद्रांश चौधरी जैसा बिजनेसमैन क्यों सामने से उसका हाथ मांगने आया था? उसको ये अब तक पता नहीं चला था। हाँ, उसे पूछना जरूर था रुद्रांश से, मगर मौका कभी मिला ही नहीं कि वो कभी पूछ पाए कि उसने क्यों रिहा से शादी की। खैर, आज रिहा ने सोच लिया था, आज वो रुद्रांश से पूछकर ही रहेगी। मयंक ने अपने सूटकेस में कुछ कपड़े डालते हुए घड़ी पर नजर डाली। शाम 7 बजे उसे निकलना था। उसने अपना वॉलेट निकाला और उसमें कुछ ढूंढने लगा तो उसका कार्ड श्रुति ने उसके आगे कर दिया। मुझे भी आपके साथ शिमला जाना है। मुझे भी शालू से मिलना है, उसे 2 थप्पड़ खींचकर लगाना है, फिर जोर से गले लगा लेना है। अपनी भतीजी से मिलना है। सुन रहे हैं आप? मुझे भी आपके साथ चलना है। श्रुति ने उसके पीछे पीछे घूमते हुए चिढ़कर कहा तो मयंक एक जगह रुक गया। श्रुति उसके रुकने से संभल नहीं पाई और जोर से उसकी पीठ से ही टकरा गई। मयंक ने तुरंत ही उसे संभाल लिया तो श्रुति ने एक बार फिर बोला, मुझे भी आपके साथ शिमला जाना है, प्लीज। मयंक ने सिर हिला दिया और बोला, लेकिन अंकल। उसकी बात पर श्रुति ने उसे घूर कर देखा तो उसने खुद को जल्दी से सुधारा। मेरा मतलब बड़े पापा। वो आगे बोलने ही जा रहा था कि उसके सीने पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए श्रुति बोली, आप भूल रहे हैं, बड़े पापा, पापा और मम्मी तीनों 4 धाम यात्रा पर जाने के लिए निकलेंगे। और पार्थ का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसे और मुझे, हम दोनों को घूमना काफी पसंद है। वैसे भी शादी के बाद हम हनीमून के लिए गए ही नहीं, इसी बहाने हमारा हनीमून भी हो जाएगा। उसने आई विंक करके कहा तो मयंक को एकदम से खांसी आ गई। श्रुति ने शरारत से उसे देखा तो मयंक का मन किया कि वो अपना सिर फोड़ ले। उसने जानबूझकर तेज आवाज में कहा, अरे मम्मी, आपको कोई काम था क्या श्रुति से? श्रुति की हालत खराब हो गई ये सुनकर। वहीं अब मयंक को उसे देखकर हंसी आ रही थी। श्रुति की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो पलटे। शर्म के मारे वो जमीन में गड़ी जा रही थी। तभी पीछे से मयंक की मम्मी ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं तो हमारी टिकट्स के बारे में पूछने आई थी, पर अब लगता है नॉक करके आना चाहिए था। उनकी बात सुनकर मयंक झेप गया तो वो वापस जाते हुए बोली, कोई बात नहीं, निरंजन भाई साहब ने टिकट्स निकलवा लिए होंगे। बोलकर वो कमरे का दरवाजा बंद करके वहां से निकल गई। शाम के लगभग 7 बजे जब पीयूष किचन में खाना बना रहा था और तिथि उसकी हेल्प कर रही थी, तभी डोरबेल बजी। तिथि ने जाकर दरवाजा खोला तो श्रुति, मयंक और पार्थ को देखकर वो खुशी से चीख पड़ी। उसके चीखने की आवाज सुनकर हाथ में चाकू लिए ही पीयूष बाहर आया। जब उसने बाहर तिथि को देखा जो पार्थ के साथ खेलने में व्यस्त थी, उसे देखकर उसने सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद पूरे घर में शोर शराबा था। हॉल की बालकनी में पीयूष ने अपना मोबाइल आगे किया और मयंक से बोला, ये लड़का, इसकी मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन ये तो एक बच्चा है, मयंक ने पीयूष को घूर कर कहा तो पीयूष ने अपनी सर्द नजरों से उसे घूरा और बोला, मैंने जो बोला तू वो करेगा। ये लड़का पीयू के साथ बैठा था। कौन है ये आखिर? तू बस मुझे इसकी कुंडली निकाल कर दे। उसकी बात सुनकर मयंक ने सिर हिला दिया और एक बार फिर उस तस्वीर को ध्यान से देखने लगा। आखिर कैसी होगी मयंक की शालू से मुलाकात? रेहा को मिलेगा अपने सवालों का जवाब? कैसा होगा शालिनी का रिएक्शन जब वो मयंक और श्रुति से मिलेगी? कभी माफ करेगी शालिनी पीयूष को?
दूर होगी उनके बीच की दूरियां? कभी फिर से हो पाएंगे ये एक? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।